सो आज हम पूरा का पूरा दिन ट्रैवल करने वाले हैं बाना हिल्स। Why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. हाय एवरीवन, आज है हमारा दूसरा डे इन दानांग। सो आज हम पूरा का पूरा दिन ट्रैवल करने वाले हैं बाना हिल्स। बाना हिल्स के लिए सबसे अच्छा टाइम, अगर आप खुद जाना चाहते हैं पर्सनली अपनी स्कूटी रेंट करके, तो आप मॉर्निंग में निकलिए ताकि क्राउड कम हो और आप अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकें बाना हिल्स में। और अब हम अपनी स्कूटी रेंट्स करने जा रहे हैं, जिसका रेंट और मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि वो पर डे के हिसाब से कितनी पड़ती है आपको। और बाना हिल्स में कहते हैं कि स्कूटी लेके अगर आप जाते हो तो स्कूटी की पार्किंग वगैरह सब कुछ फ्री है और वो बिल्कुल सेफ़ है वहाँ पे। हमने स्कूटी रेंट कर ली है जो कि हमें पड़ी है 100 VND की। 100 VND यानी कि इंडिया के 330 रुपये। और ये हमारी स्कूटी है। स्कूटी रेंट कर पे आप बाना हिल जाते हैं तो आपको रास्ते के जो व्यूज़ हैं वो आपको सबसे अच्छे मिलेंगे। आप अगर पैकेज बुक करते हैं तो मतलब आपकी सहूलियत के लिए, अगर आप ड्राइव नहीं कर सकते वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्कूटी लेके जाएंगे ना तब जो रास्ते में आपको देखने के नज़ारे मिलेंगे ना वो शायद आप उसमें मिस करेंगे। तो मेरी माने अगर आप स्कूटी चला सकते हैं तो आप स्कूटी ज़रूर लेके जाइए बाना हिल्स में। चलो चलते हैं बाना हिल्स। ये है बाना हिल्स का स्कूटी पार्किंग। यहाँ आप स्कूटी लेके आते हो तो यहाँ आप स्कूटी अपनी पार्क कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। हम बाना हिल्स स्कूटी पे आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्कूटी से ही आएँ। जो हमने रास्ते में नज़ारे देखे हैं, जो ये रास्ता था यहाँ तक का, दानांग से बाना हिल्स तक का, वो आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप स्कूटी पे आते हैं तो यहाँ। चलिए अब हम टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं अब हमें टिकट कितने की मिलती है, बताते हैं आपको आगे। आप देख सकते हैं ये 19 लाख VND की है। मतलब इसको बोलते हैं यहाँ पे 1900 ही है, पर ये दिखने में और टाइप करने में 19 लाख लिखा जाएगा। 2 टिकट हैं, ये हमने 2 टिकट लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल काउंटर्स है ना, वो डिफरेंट है वियतनामीज़ काउंटर से यहाँ टूरिस्ट के लिए। अगर आपको कुछ खाना है, अगर मॉर्निंग वगैरह में आए, अगर आप कुछ खा के ना आए हो तो यहाँ पे आप आगे खा भी सकते हैं। बिल्कुल टिकट काउंटर के बिल्कुल साइड में ये फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, जिसमें आप वेजिटेरियंस भी हैं और जो भी आप खाना चाहें यहाँ मिल सकता है सारा। तो दोस्तों, अभी हम बाना हिल्स के टिकट काउंटर से अंदर एंट्री कर चुके हैं और सामने जो आप देख रहे हो यही इसका एंट्री एरिया है। यहाँ आते ही समझ में आ जाता है कि इस जगह को कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। यार सच बताऊं तो पहली नज़र में ही जगह काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ऊपर क्या देखने को मिलेगा उसका एक्साइटमेंट अभी से बढ़ गया है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है यहाँ की सफाई। इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद हर चीज़ इतनी अच्छे से मेंटेन कर रखी है कि कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आती। अब सोचो यार, इतनी बड़ी जगह को इस तरह मेंटेन रखना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। ये बाना हिल्स का कस्टमर सर्विस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, आप यहाँ पूछ सकते हैं आके। और यहाँ पे आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे मसाजिंग चेयर वगैरह सब कुछ लगी हुई है। और जो हैंडीकैप लोग हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए भी फैसिलिटी है, बच्चों के लिए भी फैसिलिटी है। यहाँ पे आपको ये गाइड बुक मिल सकती है, जिसकी मदद से आप मैप वगैरह, रास्ता सब कुछ देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या विजिट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ज़रूर लेना यहाँ आए तो। सच में पहली एंट्री से ही बाना हिल्स काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है। तो दोस्तों, आज मौसम तो बिल्कुल बढ़िया है, ठंडक भी काफ़ी है और घूमने का मज़ा भी आ रहा है। लेकिन मेरे को एक डाउट ज़रूर हो रहा है कि ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा बादल मिलने वाले हैं, क्योंकि आते वक्त रास्ते में भी मैंने देखा था कि बादल काफ़ी नीचे तक आ गए थे। तो देखते हैं ऊपर पहुंचकर व्यू कैसा मिलता है।
क्योंकि कभी कभी बादल पूरे पहाड़ को ही कवर कर लेते हैं। और यहाँ आते ही शॉप्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाती हैं। सोवेनियर शॉप्स, कपड़ों की दुकानें और काफ़ी सारी चीज़ें आपको टिकट काउंटर के पास से ही देखने को मिल जाती हैं। अगर आपको कुछ ख़रीदारी करनी हो या यादगार के लिए कुछ लेना हो तो यहाँ अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। Thiên nhiên, cung nữ hương nước hoa xinh đẹp, cảnh tình trong men bia và thiên đường ẩm thực, cung thơm thủy. अब देखते हैं ऊपर बाना हिल्स हमारा क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ इन्होंने वॉकिंग एरिया भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। हर चीज़ इतनी अच्छे से डिज़ाइन की गई है कि घूमने में अलग ही मज़ा आ रहा है। अब हम जा रहे हैं केबल कार की तरफ। यहीं नीचे से केबल कार चलती है और हमें हमारे फर्स्ट स्टेशन तक लेके जाएगी। उसके बाद वहाँ से हम ट्रैम लेंगे और आगे जाएंगे गोल्डन ब्रिज वाले स्टेशन की तरफ। देखते हैं वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे वो स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बाना हिल्स की सबसे फेमस जगहों में से एक ज़रूर है। जब से लोगों को पता चला है कि मॉर्निंग में क्राउड कम होता है, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आने लगती हैं, तो अब मॉर्निंग में भी क्राउड आने लग गया है। सही है, बाकी लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए, अपने फ़ोटोज़ अच्छे वगैरह क्लिक करने के लिए आते हैं, तो वो देखेंगे कि उनके लिए कौन सा टाइम अच्छा, तो वो आएंगे। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ काफ़ी जगहों के नाम फ्रेंच में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया फ्रेंच थीम पे बनाया गया है। और ऊपर आपको फ्रेंच विलेज भी देखने को मिलेगा। वैसे फ्रेंच विलेज की हिस्ट्री क्या है, ये क्यों बनाया गया था और इसकी कहानी क्या है, वो मैं आपको ऊपर गोल्डन ब्रिज पे पहुंचकर बताऊंगा। अभी चलते हैं केबल कार की तरफ और देखते हैं आगे क्या ख़ास चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं केबल कार के एंट्रेंस पर। और यार, सच बताऊं, यहाँ तक आते आते बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम इतना चल कर आए हैं। जगह इतनी सुंदर बनाई हुई है कि पैदल चलने का भी पता ही नहीं चलता। हर तरफ इतना अच्छा माहौल है कि थकान तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। और सामने जो लाइन लगी हुई दिख रही है, वो है केबल कार की। यहीं से हम ऊपर जाने वाले हैं। कहते हैं कि बाना हिल्स की केबल कार दुनिया की सबसे लंबी और शानदार केबल कारों में से एक है। नीचे से अगर आप डायरेक्ट ऊपर जाओ तो भी लगभग 26 से 27 मिनट लग जाते हैं, और ऊपर से नीचे आने में करीब 22 से 23 मिनट का समय लगता है। अभी यहाँ के स्टाफ से भी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और यही बाना हिल्स के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। और सच में यार, जिस तरीके से इस पूरे एरिया को बनाया और मेंटेन किया गया है, वो देखने लायक है। देखो सामने केबल कार कितनी लंबी ऊपर पहाड़ों की तरफ जाती हुई दिख रही है। कहीं डायरेक्ट रूट है तो कहीं अलग अलग स्टेशनों पे उतरना पड़ता है। कुछ जगहों पे ट्राम भी चलती है, जिससे आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा सकते हो। Oh, that's so pretty. So pretty. Look at it. You scared me for a little bit. Yeah, I was scared. और यार, ये सामने जो वाटर फाउंटेन दिख रहा है, वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हमारी केबल कार लगातार ऊपर चढ़ रही है और हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम अपने फर्स्ट स्टेशन पे भी नहीं पहुंचे हैं। वाह, ऊपर से नज़ारा तो कमाल का लग रहा है। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पहाड़ और बादल। लेकिन मुझे ऊपर धुंध भी साफ दिखाई दे रही है। लगता है आज ऊपर काफ़ी ज़्यादा बादल मिलने वाले हैं। अभी तो फर्स्ट स्टेशन से पहले ही धुंध शुरू हो गई है। पता नहीं ऊपर पहुंचकर व्यू कितना साफ मिलेगा। और लो जी, आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट स्टेशन पर। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। अगर यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो फिर यहाँ से ट्राम पकड़ के आगे गोल्डन ब्रिज की तरफ जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की, वो ये कि सफाई में इन्होंने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर जगह स्टाफ और गाइड मौजूद है। अगर आपको कुछ पूछना हो या किसी जगह जाना हो तो तुरंत मदद मिल जाती है। और यहाँ जगह जगह आपको मैप भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें बताया गया है कि कौन सी केबल कार कहाँ जाती है, ट्राम कहाँ से चलती है और किस लोकेशन पे क्या देखने को मिलेगा। नीचे से आपको मैप बुक भी मिल जाती है, जिससे घूमना और आसान हो जाता है। अब फ़िलहाल फर्स्ट स्टेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मुझे तो ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छे हैं। बस आज धुंध कुछ ज़्यादा ही है। और ये देखो, ट्रॉली और ट्राम लगातार आ जा रही हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 16 से 17 मिनट लग गए। सच में हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। फूलों के अलग अलग रंग और सजावट जगह को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। वाह यार, बारिश ने तो आज कमाल कर दिया। सुबह दानांग सिटी में भी बारिश हुई थी और यहाँ ऊपर भी मौसम काफ़ी बदला हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि आज पूरे दिन बारिश हो सकती है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मौसम कैसा भी हो, टूरिस्ट्स की कोई कमी नहीं है। फर्स्ट स्टेशन पर ही इतने लोग देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से ट्राम लेकर अगले स्टेशन यानी गोल्डन ब्रिज की तरफ जाएंगे। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ के गाइड अपने हाथ में अलग अलग रंग के झंडे लेकर चलते हैं,
ताकि उनका ग्रुप आसानी से उन्हें पहचान सके। मैंने देखा है कि वियतनामी और चाइनीज़ टूरिस्ट ज़्यादातर ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, खासकर बड़ी उम्र के लोग। इससे ट्रैवल भी आसान हो जाता है और ख़र्चा भी कम पड़ता है। अभी एक ट्राम गई है और देखते हैं हमारी वाली कब आती है। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी आ गई। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे और हमारी ट्राम आ चुकी है। ये रेड कलर की है, जबकि पिछली वाली येलो कलर की थी। मैं तो सबसे आगे बैठने वाला हूँ, क्योंकि आगे से पूरा व्यू सबसे अच्छा मिलता है। मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से पहाड़ और भी ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं। और लो जी, हमारी ट्राम चल पड़ी है। देखते हैं गोल्डन ब्रिज तक का रास्ता कितना लंबा है। मुझे लगता है ट्राम का रूट छोटा ही होगा, क्योंकि केबल कार के मुकाबले ये ज़्यादा दूरी तय नहीं करती। और हाँ, मेरा अभी तक का बाना हिल्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। सच में जगह बहुत सुंदर लग रही है। अरे, सामने से दूसरी ट्राम भी आ गई। यानी मैंने सही अंदाज़ा लगाया था, ये रूट ज़्यादा लंबा नहीं है। हम लगभग 3 से 4 मिनट में अगले स्टेशन पे पहुंच गए। अब हम गोल्डन ब्रिज वाले स्टेशन पे हैं। देखते हैं यहाँ और क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो यहाँ के वर्कर्स हैं। काफ़ी हेल्पफुल, फ्रेंडली और हर किसी के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलती है। टूरिस्ट की मदद करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। ऊपर आते ही जूस और नारियल पानी की शॉप्स भी दिख जाती हैं। और यार, यहाँ का गार्डन तो काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। मैं तो बस घूम रहा हूँ और जहाँ कुछ अच्छा दिख रहा है वहीं रुक कर देख रहा हूँ। यहाँ फूलों से सजाए गए गार्डन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ फूल असली हैं और कुछ सजावट के लिए लगाए गए हैं, लेकिन पूरा माहौल बहुत सुंदर लगता है। और यार, हर एक चीज़ इन्होंने इतनी सुंदर बना रखी है ना, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन। कहीं भी आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे मेंटेन किया जाता है अपनी कंट्री के टूरिस्ट अट्रैक्शन को। और एक हमारे यहाँ भी हैं। कई जगह लोग ऐतिहासिक जगहों पे भी कुछ ना कुछ लिख देते हैं। पता नहीं लोग कब समझेंगे कि ये चीज़ें हमारी ही पहचान होती हैं। और ये देखो सामने कितना सुंदर कैफ़े बना रखा है। पूरी दीवारों पे झाड़ियाँ और हरियाली चढ़ी हुई हैं, छोटे छोटे डिटेल्स तक, पर इन्होंने कितना काम किया है। सच में यार, अभी तक बाना हिल्स ने तो दिल खुश कर दिया है। 가보자. 재밌겠다. 이로. 같이 다녀야 돼. 화장실 갔다 올게. 야, 拍照。
अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन गोल्डन ब्रिज। पता तो है कि इसी स्टेशन पे है, लेकिन कहाँ है वो अभी हमें भी नहीं पता। मैं तो जहाँ रास्ता दिख रहा है वहीं घूमता चला जा रहा हूँ। अभी हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, शायद वहाँ से कोई दूसरा रास्ता निकलता हो और वहीं से गोल्डन ब्रिज मिल जाए। वैसे यहाँ का गार्डन और नीचे का एरिया भी देखने लायक था। बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है और मौसम का भी अपना अलग मज़ा है। बारिश की वजह से गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही और पसीना भी नहीं आ रहा। धूप वाले मौसम का अपना मज़ा होता है और ऐसे बादलों वाले मौसम का अपना। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ भी हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप भी हैं और टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये जो ट्राम स्टेशन है ना, इसकी बैक साइड से भी एक रास्ता जा रहा था। चलो देखते हैं वो रास्ता कहाँ जाता है। सच बताऊं तो मैं मैप भी नहीं देख रहा। मेरे को तो इतना कुछ देखने को मिल रहा है कि मैप खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बस लोगों के साथ साथ घूमता जा रहा हूँ। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर जा रहा है और मैं भी एक्सप्लोर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। अरे ये तो सामने ही आ गया। यही है बाना हिल्स का फेमस गोल्डन ब्रिज। और यार यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना, वो सच में कमाल का है। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। ऊपर बादल काफ़ी ज़्यादा है, नीचे का पूरा शहर बादलों से ढक गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर खड़े हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा बाना हिल्स की पूरी हिस्ट्री। आखिर इसे क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था और किसके लिए बनाया गया था। तो चलिए जानते हैं इस शानदार जगह की कहानी। बाना हिल्स की हिस्ट्री काफ़ी दिलचस्प है। आज जो तुम वहाँ एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखते हो, वो पहले फ्रेंच लोगों का हिल स्टेशन हुआ करता था। बाना हिल्स की खोज फ्रेंच लोगों ने लगभग 1901 में की थी। बाद में फ्रेंच सरकार ने यहाँ एक हिल स्टेशन और रिजॉर्ट विकसित करना शुरू किया और 1919 से इसका बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ। उस समय वियतनाम पर फ्रांस का शासन था। दा नांग शहर गर्म और आर्द्र था, इसलिए फ्रेंच अधिकारी और अमीर लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों में एक ठंडी जगह चाहते थे। इसी वजह से बाना हिल्स को एक समर रिट्रीट या छुट्टियां बिताने की जगह के रूप में बनाया गया। 1919 से 1938 के बीच फ्रेंच लोगों ने यहाँ सैकड़ों विला, होटल, डाकघर, अस्पताल और मनोरंजन की सुविधाएं बनाई। मशहूर दिबे वाइन सेलर भी 1923 में बनाई गई थी, जहां फ्रांस से लाई गई वाइन रखी जाती थी। 1954 में फ्रेंच शासन खत्म होने और युद्धों के दौरान बाना हिल्स धीरे धीरे वीरान हो गया। कई इमारतें खंडहर बन गईं और ये इलाका दशकों तक लगभग खाली पड़ा रहा। 2000 के दशक में वियतनाम की कंपनी सन ग्रुप ने इस जगह का दोबारा विकास शुरू किया। आधुनिक केबल कार सिस्टम, फ्रेंच विलेज, थीम पार्क और बाद में गोल्डन ब्रिज जैसी आकर्षण जोड़े गए। 2018 में गोल्डन ब्रिज खुला और पूरी दुनिया में वायरल हो गया। बाना हिल्स दा नांग शहर से लगभग 42 किमी दूर पहाड़ों में स्थित है और लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। पूरा पर्यटन परिसर सैकड़ों हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें फ्रेंच विलेज, गार्डन, मंदिर, केबल कार नेटवर्क और एंटरटेनमेंट एरिया शामिल हैं। इसके नाम को लेकर 2 प्रसिद्ध कहानियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ बहुत सारे केले बनाना के पेड़ थे, इसलिए फ्रेंच लोगों ने इसे बनाने हिल्स कहा, जो बाद में बाना हिल्स बन गया। दूसरी मान्यता के अनुसार इसका नाम प्राचीन चाम संस्कृति की देवी पो नगर से जुड़ा हुआ माना जाता है।
á. Hai chân tiếp vô sẽ nha. हम हैं इस वक्त गोल्डन ब्रिज के ऊपर और सच में यहाँ से नज़ारा पूरे दानांग का बहुत अच्छा दिख रहा है, पर दिख थोड़ा कम रहा है फॉग के कारण, पर दिख जितना भी रहा कमाल का दिख रहा है। और ये सच में बहुत कमाल की जगह है। प्लीज़ जब भी आप वियतनाम आएँ तो दानांग ज़रूर आएँ और गोल्डन ब्रिज पे ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। आगे हम गोल्डन ब्रिज से आगे अभी फ्रेंच विलेज है, वो भी एक कमाल की जगह है। वो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जब वियतनाम के ऊपर फ्रेंच का रूल था। ये ऐसा है यहाँ गोल्डन ब्रिज पे, अगर हम दोबारा कभी दानांग आए तो गोल्डन ब्रिज फिर दोबारा आएंगे। सच में बहुत अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। तो दोस्तों, गोल्डन ब्रिज के बिल्कुल साइड में ही ये स्टेशन बना हुआ है। अब यहाँ से हमें अगले स्टेशन के लिए फिर से केबल कार लेनी पड़ेगी। इसी केबल कार से हम अपने नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे, जहाँ शायद कासल है और वहीं फेमस फ्रेंच विलेज भी बना हुआ है। फ्रेंच विलेज के बाद बस एक और बड़ा स्टेशन रह जाता है। वैसे यहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। अगर हर चीज़ डिटेल में रिकॉर्ड करने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाए। और यार, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पूरा फ्रेंच आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है। नीचे से लेके ऊपर तक हर बिल्डिंग में वही फ्रेंच स्टाइल देखने को मिल रहा है। सच बताऊं तो अभी तक मुझे यहाँ वियतनाम जैसा फील बहुत कम आया है, क्योंकि मैं दानांग और हनोई दोनों शहर अच्छे से एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग लगता है। और ये देखो, हमारी केबल कार अगले स्टेशन की तरफ जा रही है। लेकिन आज तो बादलों ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। जितना ऊपर जाते जा रहे हैं, बादल उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और बादल हैं तो बारिश भी साथ आएगी ही। लो जी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। स्टेशन से निकलते ही फिर सोवेनियर शॉप्स मिल गए। यहाँ लगभग हर स्टेशन पर आपको सोवेनियर और कपड़ों की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। शायद हर स्टेशन का अपना अलग थीम और अलग मार्केट है। और हाँ, अगर आप टिकट लेते समय फूड शामिल करवाते हो तो यहाँ 2 रेस्टोरेंट का ऑप्शन भी मिलता है। एक में वियतनामी फूड और दूसरे में इंडियन फूड मिलता है। तो अगर इंडियन खाना मिस कर रहे हो तो यहाँ वो भी मिल जाएगा। और यार, सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो बिल्कुल पेरिस की फेमस बिल्डिंग की तरह डिज़ाइन किया गया है। मैं उसका नाम स्क्रीन पे लिख दूंगा। पूरा फ्रेंच स्टाइल यहाँ हर जगह देखने को मिल रहा है। और पीछे देखो, केबल कार बादलों के बीच कितनी सुंदर लग रही है। अभी हम भी इसी केबल कार से यहाँ तक आए हैं। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, यहाँ लगभग सारी राइड्स आपकी टिकट में शामिल होती हैं। सिर्फ एक फेमस राइड ऐसी है जिसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं। उसका चार्ज लगभग 1 लाख VND प्रति व्यक्ति है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें आपकी टिकट में शामिल रहती हैं। वैसे टिकट भी सस्ती नहीं है। एक व्यक्ति की टिकट लगभग 3,400 से 3,500 रुपये तक पड़ जाती है। लेकिन यार, जगह सच में बहुत सुंदर है। सामने जो स्टैचू बना हुआ है वो भी काफ़ी शानदार लग रहा है। पहाड़ के ऊपर बिल्डिंग और उसके बीच ऐसी डिज़ाइनिंग देखने में कमाल लगती है। अब मौसम और ख़राब होने लगा है, ऊपर बारिश भी शुरू हो गई है। और देखो, हम पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर हैं, लेकिन नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया है। अगर मौसम साफ होता तो यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता। और यार, लोग आज भी इतनी बारिश में घूमने आए हुए हैं। भीड़ बिल्कुल कम नहीं है। सच में बाना हिल्स की पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पे है। ये देखो,
कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाई हुई है। नीचे पहाड़, उसके ऊपर डिज़ाइन और फिर उसके ऊपर बिल्डिंग। हर चीज़ को इतनी डिटेल में बनाया गया है कि देखते रह जाओ। और यार सफाई तो देखो, इतने सारे टूरिस्ट आने के बाद भी हर जगह इतनी क्लीन दिख रही है। अच्छा, यहाँ एक फ़ोटो स्पॉट भी बना रखा है। लोग लाइन लगाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके अलग से कोई चार्ज नहीं है, ये सब आपकी टिकट में शामिल है। अब चलते हैं सामने दिख रहे कासल की तरफ। अरे वाह, धुंध तो अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि पास की चीज़ें भी साफ दिखाई नहीं दे रही। Ini Ji, buru foto. और लो जी, आखिर हम पहुंच गए हैं लूनर कासल। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। अंदर आते ही काफ़ी एक्टिविटीज़ और गेम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एक गेम भी लगा हुआ है जिसमें बॉल डालकर प्राइज़ जीत सकते हो। और यार इस कासल की छत तो कमाल की है। ऊपर मून बनाया हुआ है और पूरा डिज़ाइन उसी थीम पे रखा गया है। अभी मैंने यहाँ एक मूवी थिएटर भी देखा है। चलो देखते हैं कौन कौन सी फिल्में दिखाई जाती हैं। ये रहा थिएटर का एंट्रेंस। इसकी एंट्री तो ऐसी लग रही है जैसे किसी सबमरीन या स्पेस स्टेशन के अंदर जा रहे हो। दोनों तरफ पाइपलाइन जैसी डिज़ाइन बनाई हुई है। और लोग लाइन लगाकर अंदर जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारा नंबर कितनी देर में आता है, फिल्म कितनी देर की है और अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है। मैं आपसे अंदर मिलूंगा। Take up your head and sunglasses. Enjoy your ride.
काफ़ी अच्छी मूवी थी। सच बताऊं तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस मूवी को दोबारा देखूं। इतनी शानदार थी। सबसे मज़ेदार चीज़ थी इसकी चेयर। मूवी के साथ साथ चेयर भी बिल्कुल उसी तरह मूव कर रही थी। जैसे मूवी में कैमरा ऊपर जा रहा था तो चेयर भी ऊपर जा रही थी, नीचे आ रहा था तो नीचे आ रही थी, कभी टेढ़ी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद उसी जगह पे मौजूद हैं। और मूवी में इन्होंने दुनिया के काफ़ी सारे फेमस देशों को ऊपर से फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ दिखाया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सच में उन जगहों के ऊपर उड़ रहे हैं। इसका नाम भी फ्लाइंग थिएटर ही था और मेरे को तो सच में बहुत मज़ा आया। अभी तो मेरा मन कर रहा है कि दोबारा यही मूवी देख लूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि यहाँ अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। और ये देखो, यहाँ एक और थिएटर है। वो पहले वाले थिएटर के बिल्कुल साइड में ही था। एक गेट से बाहर निकले और सामने ही दूसरे थिएटर का एंट्रेंस मिल गया। अब देखते हैं यहाँ कौन सी फिल्म दिखाते हैं और कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, यहाँ तो इन्होंने हमें 3D ग्लासेस भी दे दिए हैं। मतलब ये वाला एक्सपीरियंस शायद और भी मज़ेदार होने वाला है। थिएटर भी काफ़ी बड़ा है। मैं तो पीछे बैठूंगा, क्योंकि थिएटर में पीछे बैठकर देखने का मज़ा ही अलग आता है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं ये फिल्म कैसी है और इस थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। मूवी ख़त्म होने के बाद मिलते हैं। Vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng ngồi đúng tư thế. I'm sure the monsters in the ghost train are cool. अगर आपके साथ बच्चे हैं यहाँ, उनको तो आएगा मज़ा, पर अगर आप बड़े हो, आपको कार्टून देखने का कोई शौक़ नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। पर सीट्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ऐसी फिल्में ऐसे चल के आगे फिल्मों में भी होना चाहिए। हमारी फिल्मों के लिए भी अच्छे थिएटर बनने चाहिए जहाँ हम ऐसे मूवी देख सकते हैं। मज़ा तो काफ़ी आया, पर बच्चों के लिए, ये बड़ों के लिए तो नहीं है। एक्सपीरियंस ले सकते हो आप सीट्स का। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपनी लास्ट लोकेशन की तरफ। नीचे टिकट काउंटर के पास ही कूपन भी दे रहे थे, क्योंकि ऊपर इन्होंने बियर फैक्ट्री भी बना रखी है और उसी के साथ रेस्टोरेंट, कैफ़े और काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। और यहीं ऊपर आपको मिलेगा वियतनाम का सबसे ऊंचाई पर बना स्टारबक्स कैफ़े। आपने इसकी रील्स भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखी होंगी। बादलों के बीच बैठकर कॉफ़ी पीने का एक्सपीरियंस सच में अलग ही होता है। लेकिन आज तो मौसम ने अलग ही रूप ले रखा है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब मुझे अपने कैमरे और ड्रोन की ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि कैमरा भीग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। और ड्रोन तो यहाँ उड़ाने भी नहीं दे रहे। इस एरिया में ड्रोन उड़ाना बैन है। वैसे भी आज इतनी बारिश हो रही है कि ड्रोन उड़ाना मुश्किल ही था। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं अगले स्टेशन पर। शायद ये आखिरी बड़ा स्टेशन होगा। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। एक चीज़ जो मुझे वियतनाम में सबसे अच्छी लगी वो यहाँ के लोग हैं। सच बताऊँ, इतने फ्रेंडली लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है। हनोई में भी ऐसा ही देखा और दानांग में भी। शायद जब लोग अपनी कंट्री से खुश होते हैं तो वो उनके चेहरे पे भी दिखता है। और अच्छी बात भी है, अपनी जगह से प्यार होना चाहिए। और हर स्टेशन पे ऐसे मैप लगे हुए हैं जिनमें साफ लिखा होता है कि कौन सी केबल कार चल रही है, कौन सी बंद है और किस टाइम क्या ऑपरेट होगा। साथ ही हर स्टेशन पर सोवेनियर शॉप्स, कपड़ों की दुकानें, कैफ़े, आइसक्रीम पार्लर और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। अब बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि रेनकोट लेना ही पड़ेगा। कैमरे और बाकी सामान को बचाना भी ज़रूरी है।
लो जी, रेनकोट पहन लिया है। अब बारिश हो या धुंध, एक्सप्लोर तो पूरा करेंगे। और सच बताऊं, सुबह 8 बजे से घूम रहे हैं और अब लगभग 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी बोरिंग फील नहीं हुआ। हर स्टेशन पे कुछ नया देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर स्टेशन का आर्किटेक्चर अलग है। कोई भी जगह एक जैसी नहीं लगती। हर स्टेशन का अपना अलग डिज़ाइन और अपना अलग माहौल है। और ये देखो, बारिश अब और तेज़ हो गई है। लेकिन मज़े की बात यह है कि बारिश में भी बाना हिल्स उतना ही सुंदर लग रहा है। मेरे को तो बारिश में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस टेंशन कैमरे की है, बाकी मौसम तो कमाल का है। और टूरिस्ट भी कम नहीं है। लोग रेनकोट पहनकर, छाता लेकर आराम से घूम रहे हैं। घूमने का मज़ा तो लोग लेकर ही मानेंगे। यार, यहाँ का फ्रेंच आर्किटेक्चर सच में कमाल का है। ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने यूरोपियन शहर में घूम रहे हो। हर बिल्डिंग, हर गली और हर ईंट पर बारीकी से काम किया गया है। इतनी खूबसूरत जगहों के पीछे भी कितनी शानदार हिस्ट्री होती है। शायद इसी वजह से ऐसी जगहें लोगों को इतना आकर्षित करती हैं। और यहाँ खाने पीने के भी बहुत ऑप्शन हैं। हर तरफ कैफ़े, रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर मिल जाएंगे। अगर आपने टिकट के साथ फूड शामिल नहीं करवाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हर तरह का खाना मिल जाता है। आज बारिश की वजह से लोग बाहर नहीं बैठे हैं, वरना यहाँ बाहर बैठकर खाना खाने का भी अलग ही मज़ा आता होगा। और ये देखो, कितनी स्टाइलिश बाइक खड़ी की हुई है। छोटी छोटी चीज़ों पर भी यहाँ कितना ध्यान दिया गया है। अब बारिश थोड़ी कम हुई है तो चलते हैं आगे एक्सप्लोर करने। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं सन बाज़ार। यहाँ भी हर तरफ रेस्टोरेंट और कैफ़े बने हुए हैं। कुछ कार्ट्स बारिश की वजह से बंद हैं, लेकिन जगह फिर भी काफ़ी सुंदर लग रही है। सच बताऊं, बारिश में भी बाना हिल्स की खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं हुई। उल्टा बादलों और धुंध की वजह से और भी अलग फील आ रही है। अगर आप दानांग आ रहे हो तो मेरी तरफ से एक सलाह है, एक पूरा दिन सिर्फ बाना हिल्स के लिए ज़रूर रखो। सुबह जल्दी आओ, पूरा दिन घूमो और शाम को वापस जाओ, तभी आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। अब हम उस एरिया में आ गए हैं जहां राइड्स और झूले बने हुए हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर राइड्स आपकी टिकट में शामिल हैं। सिर्फ एक खास राइड ऐसी है जिसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और ये देखो, ट्रांसफॉर्मर का मॉडल भी कितना शानदार बनाया हुआ है।
अब हम पहुंच गए हैं जुरासिक पार्क वाले सेक्शन में। यहाँ डायनासोर और प्राचीन जीवों के मॉडल और जानकारी भी दिखाई गई है। कुछ जगहों पर असली जीवाश्मों की जानकारी दी गई है। और कुछ मॉडल्स को 3D डिज़ाइन में बनाया गया है ताकि लोग समझ सकें कि लाखों साल पहले ये जीव कैसे दिखते होंगे। सच में यार, बाना हिल्स सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है। चलो दोस्तों, अब यहाँ से आगे चलते हैं। और ये जो जानवर की प्रजाति थी ना, अब ये पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके बड़े बड़े दांत होते थे। इसका नाम मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और ये सामने जो राइड दिख रही है ना, थोड़ी देर पहले जो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, वो इसी राइड से आ रही थीं। लोग इसमें खूब मज़े कर रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले जुरासिक पार्क पूरा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, उसके बाद राइड करूँगा और फिर आपको उसका एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। लाइफ में ज़रूर कहीं भी मिले, ये वाली ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। कमाल, मतलब ग्रेविटी का असली फील यहाँ होगा। वाह। और यहाँ साइड में एक सोवेनियर शॉप भी है। चलो इसमें भी देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। वैसे वियतनाम से मैंने पहले ही काफ़ी सोवेनियर ले रखे हैं। और भाई, एक बात तो हर टूरिस्ट प्लेस पे होती है, जो चीज़ आपको नीचे शहर में 100 रुपये की मिलेगी, वही ऊपर आकर 500 रुपये की हो जाती है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि क्या और कहाँ से लेना है। वैसे यहाँ की अच्छी बात यह है कि लगभग सारी राइड्स टिकट में शामिल हैं। सिर्फ 1-2 ख़ास राइड्स के ही अलग से पैसे लगते हैं। अब चलते हैं हमारी आखिरी लोकेशन की तरफ, जहाँ है वियतनाम का फेमस स्टारबक्स कैफ़े। और लो जी, हम फिर से सेंटर एरिया में आ गए हैं। सामने जो रास्ता दिख रहा है वहीं ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ा आगे आते ही हमें मिल गया रोज़ गार्डन के पास बना हुआ स्टारबक्स। इसकी बिल्डिंग भी कितनी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली और पौधों से घिरी हुई। साथ में और भी कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और ये गोल्डन रंग के स्टैचू कितने शानदार लग रहे हैं, इतने चमक रहे हैं कि दूर से देखने पर बिल्कुल अलग ही फील आ रही है। सच बताऊं, बाना हिल्स बहुत ज़्यादा सुंदर है। शायद इसी वजह से यहाँ दुनिया भर से इतने टूरिस्ट आते हैं। यहाँ हर चीज़ एक्सप्लोर करने लायक है और पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और वो सामने दिख रही है बियर फैक्ट्री। यही वो जगह है जहाँ क्राफ्ट बियर बनाई भी जाती है और सर्व भी की जाती है।
अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। अरे वाह, यहाँ तो फ्री बियर वाउचर भी मिल रहे हैं। एक वाउचर पे 2 ग्लास बियर मिलती है और सामने ये बड़े बड़े कंटेनर दिख रहे हैं, शायद इन्हीं में बियर तैयार की जाती होगी। रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लोग आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं और चिल कर रहे हैं। सच में पूरा दिन घूमने के बाद ये आखिरी लोकेशन रिलैक्स करने के लिए एकदम बढ़िया लगती है। अब लगता है कि बाना हिल्स का लगभग पूरा एक्सप्लोर हो चुका है और सच बताऊं, वीडियो रिकॉर्ड करने में भी यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। हम सुबह 8 बजे आए थे और देखते ही देखते करीब 10 घंटे निकल गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक थकान से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतना घूमने के बाद भी कहीं बोरिंग फील नहीं हुआ। हर स्टेशन, हर लोकेशन और हर बिल्डिंग कुछ अलग ही थी। और हाँ, राइड्स पे कैमरा अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बाना हिल्स आने की पूरी रिकमेंड करूँगा। टिकट लगभग 3,500 रुपये के आसपास पड़ती है बिना फूड के, और फूड के साथ थोड़ा ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरी तरह वर्थ इट है। और फिर हमारे साथ एक मज़ेदार चीज़ हो गई। गलती से हम दूसरी केबल कार में बैठ गए और सीधा वापस गोल्डन ब्रिज पहुंच गए। लेकिन मज़े की बात ये रही कि सुबह जहां बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहीं शाम को गोल्डन ब्रिज लगभग खाली मिल गया। और सच बताऊं, खाली गोल्डन ब्रिज का नज़ारा और भी ज़्यादा शानदार लग रहा था। तो दोस्तों, अब यहीं ख़त्म करते हैं बाना हिल्स की इस खूबसूरत जर्नी को। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई जगह और एक नई सिटी के साथ। ओके, बाय।